रामपुर नाम के शहर में दिनेश अपने परिवार के साथ रहता है। दिनेश के घर की सारी महिलाओं की बस एक ही दुविधा थी कि उनके पति उन्हें समय नहीं देते थे। सुबह का समय था। दिनेश और सरोज अपने कमरे में बैठे थे। दिनेश अखबार पढ़ रहा था और बीच बीच में अपने फ़ोन पर बिजनेस से जुड़े मैसेज चेक कर रहा है। सरोज चाय का कप लेकर दिनेश के पास आती है। लीजिए जी आपकी चाय। रख दीजिए। वैसे पता नहीं आप इसे पी भी पाएंगे या बिजनेस की दुनिया में खोए रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई, मैं चाय पिए बिना काम कैसे कर सकता हूँ? भैया आप तो मशीन हो, कैसे भी काम कर सकते हो। तुम जानती हो ना, बिना तुम्हारी चाय मेरा दिन शुरू नहीं होता। हाँ चाय तो पी लेते हो, लेकिन बीवी को देखने का वक्त नहीं मिलता आपको। अरे भाई अब चाय पिलाने की फीस भी देनी होगी क्या? देखो मजाक मत उड़ाओ, मैं सच कह रही हूँ। अरे तो सच ही तो पूछ रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी निकाल दी तुम्हारे साथ, 3 बच्चे हो गए, घर द्वार संभाल लिया, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं रहा। तो 3 बच्चे क्या किसी पड़ोसी ने दिया है? वक्त दिया तभी तो 3 बच्चे हैं ना। दिनेश आप कभी कोई बात सीरियसली क्यों नहीं लेते? अरे बाबा चाहती क्या हो बताओ? मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताओ। सुबह की चाय पीता तो हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ नहीं, अखबार के साथ। अब तो ज़िंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, उसमें भी बिजनेस और पैसे के पीछे भागते रहोगे क्या? अरे सरोज ऐसी बातें मत करो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी बहुत साल बाकी है हमारे साथ को। हाँ जवान तो हमेशा से ही हो, लेकिन मुझे बूढ़ा कर दिया। अरे आप भी तो हसीन हो। शादी के बाद से लेकर आज तक कभी तुमने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा चलो बता दो तुम क्या चाहती हो, वरना अखबार तो पढ़ने नहीं दोगी तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम बिज़नेस के काम के बाद कुछ वक्त मेरे साथ बिताओ, बातें करो, कभी कभी घुमाने ले चलो। अरे भाई देखो तो ज़रा, इतने सालों बाद भी रोमांटिक बातें कर रही हो। बच्चे सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? बच्चे सुन लेंगे तो क्या, वो भी तो यही चाहते हैं कि उनके माता पिता साथ में खुश रहे। अरे बाबा गुस्सा क्यों होती हो? लेकिन मैं तुम्हारी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही तो मेहनत कर रहा था ना। मुझे सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं करनी थी, मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए था। मतलब अब हमें भी डेट पर जाना चाहिए? चलो बहुत हुआ मजाक, अब अखबार पढ़ने दो। ठीक है, पर अब मैं तुम्हें सुबह की चाय की प्याली तो पकड़ा दूंगी, पर साथ में नहीं बैठूंगी। अरे तुमने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ निकाल दी, अब कहाँ छोड़ कर जाओगी? जहाँ अपनी नई दुनिया में, प्रभु के पास, जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाऊंगी। दिनेश सरोज की बात को मजाक में ले लेता है, लेकिन दिनेश और सरोज की इस मीठी तकरार को उनकी बड़ी बहू सोनम सुन लेती है और वो अपनी देवरानी पिंकी से सारी बात मज़े लेते हुए बताती है। अरे पिंकी तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी मम्मी पापा की बातें सुनी। अच्छा क्या बातें हो रही थी? अरे मम्मी जी पापा जी से शिकायत कर रही थी कि उन्होंने आज तक उन्हें वक्त ही नहीं दिया। सच बताइए जेठानी जी? अरे सच में रानी, देखो ज़रा सोचो, इस उम्र में भी हमारी सासू माँ का रोमांस ख़त्म नहीं हुआ। तभी तो 3 बच्चे हो गए। सच में, वरना पापा जी का तो ध्यान सिर्फ बिजनेस और पैसे में लगा रहता है। लेकिन मम्मी जी को तो अभी भी शिकायत है कि पापा जी उन्हें वक्त नहीं देते। अब जब रोमांस पूरा नहीं हुआ है तो शिकायत तो रहेगी ना। ये तो गजब की बात है। वैसे मम्मी जी सही कह रही हैं, सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। फिर क्या होता है जेठानी जी? एक दूसरे को वक्त देना भी ज़रूरी है, और वक्त देना ही सच्चे प्यार की निशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठानी जी। मुझे तो लगता है कि हमारे पति भी अपने पापा जी जैसे ही हैं, उन्हें भी हमारे लिए वक्त नहीं मिलता। हाँ सही कह रही हो आप। मेरे रोशन भी ना बस अपने ऑफिस और काम में ही लगे रहते हैं। मैं दिन भर उनका इंतज़ार करती रहती हूँ, लेकिन वो लैपटॉप और फ़ोन में बिज़ी। विकास को भी तो वही आदत है। कभी कभी तो लगता है शादी सिर्फ हम औरतों की जिम्मेदारी बनकर रह गई है। हाँ हम हर चीज़ के लिए एडजस्ट करें और उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, शादी के पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, जानती हो। शादी के बाद बस अपनी दुनिया में मस्त हो गए होंगे। हाँ पिंकी, हम चाहे जितना प्यार और केयर करें, लेकिन हमें वही प्यार और केयर लौटा कर नहीं देते। सच कह रही हो आप। दिन भर घर के काम करो, सबकी ज़रूरतें पूरी करो, और फिर भी हमसे उम्मीद की जाती है कि शिकायत भी ना करें। सही कहा, पहले तो सब ठीक था, शादी के 6 महीने होते ही सब बदल गया। हाँ जेठानी जी,
रोशन भी मुझे पहले ना दिन भर फ़ोन करते थे, पूछते थे मैंने खाना खाया कि नहीं, क्या कर रही हूँ। और अब तो मुझे ही उसे याद दिलाना पड़ता है कि मैं भी हूँ उनकी ज़िंदगी में। बिल्कुल, पहले तो जानू जानू करके पीछे घूमते थे, और अब काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, शादी के कुछ वक्त के बाद ऐसा लगता है जैसे रोमांस बस एक त्यौहार की तरह होता है, साल में एक आध बार आता है। हाँ, और त्यौहार भी तब जब हम खुद याद दिलाएं, वरना इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं रहती। मैं तो सोच रही हूँ एक बार रोशन से खुलकर बात करूँ कि उन्हें सच में एहसास भी है कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं। हाँ पिंकी, बात करना ज़रूरी है। मैं भी विकास से कहूँगी कि मुझे वक्त दो। मम्मी जी ने सही कहा था, ज़िंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, कम से कम उसमें तो साथ रहो। हाँ देखो, इस उम्र में भी मम्मी जी को वक्त चाहिए और हम अभी से ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मतलब हम भी मम्मी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हाँ, और अगर अभी से अपने पतियों को नहीं समझा पाए तो हमारी हालत भी वही होगी जो मम्मी जी की हो रही है, बस शिकायतें ही शिकायतें। सही कहा, हमें अभी से ही अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, वरना ये पति लोग हमें हल्के में ही लेंगे। चलो प्लान बनाते कैसे इन पतियों को सुधारना है। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने लिए कुछ मांगे। घर संभालना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन प्यार और समय पाना हमारा हक भी है। दोनों हंसती हैं और उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मायके में भी यही हाल था, किसी के पति के पास वक्त नहीं था। पिंकी के ससुराल में उसके पति के पास भी उसके लिए वक्त नहीं था। रात का समय था, सीमा गुस्से में अपने कपड़े बैग में रख रही थी। सीमा, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? अपने घर जा रही हूँ। अपने घर मतलब यही कि अब मैं और नहीं सह सकती। तुम हमेशा अपने काम में लगे रहते हो। सीमा प्लीज, बैठ कर बात करते। यूँ अचानक बैग पैक करके जाने का क्या मतलब है? अब बात करने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? क्या कह रही हो सीमा? जब मैं दिन भर अकेली बैठी रहती हूँ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, तब तुम्हें सिर्फ तुम्हारा काम दिखता है। ऐसा नहीं है पिंकी, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसा ही है और मैं सब समझ गई हूँ। देखो, मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। हाँ, सब यही कहते हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम लोग सिर्फ खुद के लिए कर रहे होते हो। ऐसी बात नहीं है सीमा, मैं सिर्फ हमारे लिए कर रहा हूँ। क्या शादी का मतलब सिर्फ यही है कि बीवी अकेली बैठे तुम्हारा इंतज़ार करे और तुम हमेशा बिजनेस और ऑफिस में लगे रहो? देखो, मैं मानता हूँ कि मैं बिज़ी रहता हूँ, लेकिन ये फेज़ सिर्फ अभी के लिए है। थोड़े दिन और सह लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन और सह लो? तुम्हें पता भी है ये लाइन मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ? अरे कुछ वक्त की ही तो बात है, बस इतना बड़ा क्यों रही हो बात को? क्योंकि तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन कुछ नहीं बदलता। मुझे अब इस सब से थकान हो गई है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हूँ? या सिर्फ एक डेकोरेशन पीस हूँ जो शादी के बाद तुम्हारे घर में रख दिया गया है? ऐसा मत कहो सीमा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार शायद करते हो, लेकिन तुम्हारा प्यार सिर्फ कहने पर का है। ये सच नहीं है सीमा, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। सच ये है कि प्यार वक्त मांगता है शिव, केयर मांगता है। तुम्हारे पास ना मेरे लिए वक्त है ना केयर। सीमा, अगर मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालता तो हमारी ज़िंदगी में आर्थिक दिक्कतें आती, तब क्या तुम खुश रहती? खुश तो मैं अब भी नहीं हूँ शिव। कम से कम तब तुम्हारा साथ तो मिलता, लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे मैं अकेले ही इस शादी को निभा रही हूँ। यार, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती? और तुम मेरी भावनाएं क्यों नहीं समझते? हमेशा मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, कम से कम मेरे साथ बैठकर 2 बातें तो कर सकोगे। सीमा, ये क्या कह रही हो? जो तुम सुन नहीं रहे थे वही कह रही हूं मैं। जा रही हूं मैं। प्लीज ऐसे मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं? जब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो यहां रहने का क्या फायदा? मैं सच में चाहता हूं कि हम इस पर आराम से बात करें। जब मैं रोज तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तब तो तुम्हें वक्त नहीं होता, और आज जब मैं जा रही हूँ तब तुम्हें बात करनी है। सीमा, मैं सच में... बस शिव, अब कोई सफाई मत दो। मैं कुछ दिन अपने मायके में रहूंगी। ठीक है, जाओ, चली जाओ। सीमा बिना पीछे देखे दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। उसने सोचा कि घर आकर उसे सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। माँ सरोज अकेले बैठी हैं और भाभी पिंकी और सोनम भी मायूस सी घर के कामों में लगी है। सबकी ज़िंदगी में वही शिकायत, पति के पास उनके लिए वक्त नहीं है। तभी सीमा के दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है।
भाभी बहुत हो गया ये घर गृहस्थी और पति का इंतज़ार। अब थोड़ा खुद के लिए भी जीना चाहिए। क्या मतलब? सीमा दीदी आप ठीक तो हैं? पति से लड़कर आई हैं और अब कुछ अजीब अजीब बातें कर रही हैं। नहीं भाभी, मैं सच में कह रही हूँ। मैंने सोचा था सिर्फ मेरी ही शादीशुदा ज़िंदगी में ये परेशानी है, लेकिन यहाँ आकर देखा कि आप दोनों की भी यही हालत है। हाँ क्या करें, हमें तो इन्हीं सब चीज़ों में खुश रहना पड़ता है। और हमारे पतियों को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब और नहीं। अब हम सिर्फ शिकायतें नहीं करेंगे बल्कि कुछ करेंगे भी। क्या करने का सोचा है? हम सब, यानी मैं, तुम दोनों और मम्मी, हम अकेले थाईलैंड ट्रिप पर चलेंगे। थाईलैंड? वो भी हम 4 औरतें अकेले? सीमा दीदी ये बहुत बड़ा प्लान है। मम्मी जी मानेंगी क्या? और हमारे पतियों का क्या? बस यही तो करना है। हमें खुद को उनके बिना जीने की आदत डालनी होगी। वो सब तो ठीक है दीदी, पर बिना पति के जिंदगी सिर्फ पति और घर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पति हमें वक्त नहीं दे सकते तो क्यों ना हम खुद अपने लिए वक्त निकालें। बात तो सही कह रही हैं, लेकिन कोई लेकिन विकिन नहीं। सोचो भाभी, कितने साल हो गए हमने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। नहीं दीदी, घर की जिम्मेदारियां ख़त्म होती ही नहीं। मम्मी जी घर में बोर हो रही हैं, हम भी। क्यों ना हम एक ऐसी ट्रिप प्लान करें जहां हम खुलकर जी सकें, अपनी पसंद की चीज़ें कर सकें और ये दिखा सके कि हमें सिर्फ पति के सहारे जीने की ज़रूरत नहीं है। सीमा दीदी आपका आइडिया तो धमाकेदार है। हाँ, लेकिन मम्मी जी को मनाना बड़ा मुश्किल होगा। वो आप दोनों मेरे ऊपर छोड़ दो। सीमा अपनी माँ सरोज के पास जाती है, जो घर के मंदिर में बैठी है। सीमा उनके पास बैठती है और प्यार से उनका हाथ पकड़ती है। मम्मी, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? मम्मी, अब हमें भी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। बस घर और परिवार के लिए जीना काफ़ी नहीं है। हमें भी घूमना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रही है? औरतों का असली सुख तो घर में ही होता है। हाँ, यही तो आप बचपन से कहती आई हो, लेकिन अब देखो ना, आपको भी शिकायत है कि पापा आपको वक्त नहीं देते, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कहीं घूमने चली जाऊँ। मम्मी, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी खुशियों को खुद संजोएं। हम चारों, मैं, पिंकी, सोनम और आप, हम सब थाईलैंड ट्रिप पर जा रहे हैं। थाईलैंड? अरे बेटा तू पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? और तेरे पापा? पापा के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारी फिक्र करें। और रही बात लोगों की, तो जब हमारे पति हमारे बिना घूम सकते हैं, अपने काम में बिजी रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अरे लेकिन कोई लेकिन विकिन नहीं मम्मी, हम अपने लिए भी तो जिए। हाँ मम्मी जी, आप तो कहती थी कि ज़िंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, तो क्यों ना उन पलों को खुलकर जिया जाए। और वैसे भी अगर आप भी पापा से रोमांस की उम्मीद कर सकती हैं, तो हम भी अपने पतियों से कर सकते हैं, लेकिन वो हमें वक्त ही नहीं देते। इसलिए अब हमें खुद को खुश रखना होगा। लेकिन हम चारों औरतें अकेले? अरे मम्मी, यही तो सबसे मज़ेदार होगा। पहली बार बिना किसी रोक टोक के सिर्फ अपनी मर्जी से जीने का मौका मिलेगा। ठीक है चलो, अब मैं भी देखती हूँ असली आज़ादी कैसी होती है। चारों हंस पड़ती है और इस तरह उनका थाईलैंड ट्रिप का सपना हकीकत बनने की तरफ बढ़ता है। चारों अपने पति से कोई ना कोई बहाना बनाकर कहीं ना कहीं जाने की बात कह देती है। और आश्चर्य की बात तो ये होती है, सबके पति बिना किसी सवाल जवाब के उन्हें हाँ कह देते हैं। रोशन सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ काम था। जल्दी कहो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे ना 4 दिन के लिए मायके जाना था, चली जाऊँ क्या? देखो, जाना है तो चली जाओ, पर मुझे मत कहना कि लेने आओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद ही चली जाऊँगी और खुद ही वापस भी आ जाऊँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। इधर पिंकी रोशन को मना लेती है और वहाँ सरोज अपने पति से कहती है, दिनेश आपके पास तो मेरे लिए वैसे भी वक्त नहीं होता। मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए सत्संग में चली जाऊँ। आप तो अभी भी मेरे से नाराज़ हैं। अगर आपका मन सत्संग में लगता है तो ठीक है, चले जाइए। लेकिन मैं 4 दिन से पहले नहीं आऊँगी। अरे ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। हम भी कुछ दिनों के लिए शर्मा जी के साथ बातें कर लेंगे आराम से। दिनेश और रोशन की हामी के बाद बस अब विकास की हाँ का इंतज़ार हो रहा था। सोनम, मैंने सुना सब कोई कुछ दिनों के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है, तो तुम घर में अकेले क्या करोगी? मैं भी अपनी सहेली के घर जाने का सोच रही थी। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, एक काम करो, तुम भी कुछ दिनों के लिए चली जाओ। चारों के पति की हाँ हो गई थी
कुछ दिनों के बाद चारों अपना अपना सामान पैक करके एक साथ थाईलैंड पहुंच जाती है। वहाँ के खुशनुमा माहौल में चारों उसी रंग ढंग में रंग जाती हैं। बीच पर बैठे हुए अचानक पिंकी की नज़र अपने ससुर पर जाती है। तब वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, ये कुछ अपने पापा जी जैसे नहीं लग रहे? लग नहीं रहे, ये पापा जी ही है। अरे सिर्फ पापा ही नहीं, रोशन, शिव और विकास भी हैं साथ में। अरे ये चारों तो यहीं आ रहे हैं। सभी अपनी पत्नियों को थाईलैंड में देखकर हैरान रह जाते हैं। दिनेश सरोज से कहता है, तो ये है तुम्हारा सत्संग? और ये लोग हैं शर्मा जी, है ना? अच्छा, तो ये हो रहा है हमारी नाक के नीचे। टाइम नहीं दोगे तो यही होगा ना पतिदेव। चारों आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि रिश्ता नया हो या पुराना, एक दूसरे को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। सभी उस थाईलैंड ट्रिप में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी समय बिताते हैं। ये कहानी शुरू होती है विद्या सदन से, जहाँ विद्या अपने पति, बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। सुबह सुबह विद्या की सहेली विमला बड़बड़ाते हुए उसके घर आती है। ब्याह कर इन बेटियों को इनके घर की करो, और उसके बाद भी घर का कलेश खत्म ही नहीं होता। अरे क्या हो गया विमला, ऐसा क्यों रो रही है तू? अरे तो कैसे बर्दाश्त करूं विद्या? पहले तो मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी, तो जानती है कितनी मुश्किलों से प्रिया की डोली उठवाई थी मैंने। 32 साल की कोई उम्र होती है शादी करने की। जब तेरी मेघा का बेटा 6 साल का हो गया, तब तो मेरी बेटी दुल्हन बनी, और उसमें भी शादी के 4 दिन बाद ही यहाँ आकर बैठ गई। ये सुनते ही रसोई में काम कर रही प्रेरणा बाहर आकर कहती है, क्या प्रिया दीदी वापस आ गई? तो फिर आपकी बहू ने कुछ कहा नहीं है आंटी? इसलिए तो रो रही हूँ बेटा। मेरा घर नहीं, जंग का मैदान बन गया है। रोज वही कलेश। परेशान हो गई हूँ मैं बेटा। कोर्ट कचहरी क्या, पुलिस थाना क्या, कुछ बाकी नहीं रहा। बताइए मम्मी जी, क्या ज़माना आ गया? 2 दिन की आई ननदे किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और यहाँ है हर दूसरे महीने दीदी आती रहती हैं। कभी मैंने इस बात पर कुछ कहा? ये तो मन मन की बातें हैं आंटी जी। अरे पर बेटियों की भी कुछ गलती होती है बहू, और आजकल सारी बहुएं ना तेरे जैसी नहीं होती। मानना पड़ेगा विद्या, तू तो बहुत भाग्यशाली है। और चुगली कीजिए आप आंटी बेटियों की। शायद यही सुनकर मेरी सास को समझ में आए कि उनकी बेटी किस तरह मेरे जीवन को तहस नहस कर रही है। कुछ देर बाद प्रेरणा अपने बच्चों को उठाकर उन्हें ब्रश कराने लेकर जाती है। नहीं मम्मा, आज स्कूल नहीं जाऊंगी मैं। बस आज का दिन बेटा, उसके बाद तो सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, फिर हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। तुम कितना घुमाने लेकर जाती हो मुझे पता है मम्मा। इसके पहले संडे भी तुमने कहा था हम घूमने जाएंगे, एक दिन का प्लान भी नहीं बन पाया। कहीं भी घूमने जाओ तो आने जाने में 3 दिन तो चाहिए कि नहीं पीहू? कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं होगी तुम दोनों? हाँ, टेंशन मत लो, स्कूल जाकर आओ, मैं पापा से बात करती हूँ बस। और एक तरफ प्रेरणा अपने बच्चों को रेडी करती है, तो दूसरी तरफ अपनी सास के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तभी नींद से जागकर करण कमरे से बाहर आता है। बेबी, मेरी कॉफी। ये सुबह के 2 घंटे ना बड़े भारी बीतते हैं। एक अकेला आदमी कितना काम करे, कोई पूछने तक नहीं आता। ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ, मेरे भी 2 ही हाथ है करण। भागती दौड़ती प्रेरणा अपने पति को कॉफ़ी देती है, अपने बच्चों का टिफ़िन सेट करती है, अपनी सास और सास की आई सहेली को चाय परोसती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बच्चों का टिफ़िन तो हो गया, बस इनको नाश्ता दे देती हूँ, फिर ये बच्चों को स्कूल छोड़ाएंगे। हाँ, तब जाकर मुझे ज़रा वक्त मिलेगा खुद के लिए। सभी नाश्ता कर लेते हैं और करण बच्चों को स्कूल ले जाता है। फिर आराम से अपने कमरे में जाकर प्रेरणा अपनी माँ को कॉल लगाती है। हो गया काम? तेरा काम तो बड़ा जल्दी हो जाता है बेटा, मानना पड़ेगा। क्या जल्दी हो जाता है मम्मी? सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और 8 बजे जाकर सारा काम पूरा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि मेरी सास कोई 60-65 साल की है या चल नहीं पा रही। जहाँ बेटी की बात आती है दौड़ पड़ती है। पिछली बार जब दीदी आई थी तो मम्मी जी उन्हें लेने अकेले स्टेशन पर चली गई थी, तब उनके घुटनों में दर्द नहीं हुआ, और यहाँ आकर 1 कप चाय लेने की बात हो तो वो भी प्रेरणा हाथ में आकर पकड़ाएगी। ये कौन सी बात है मम्मी? मैं भी तो इंसान हूँ, कितना चलेगा मेरा शरीर? किसी दिन मैं ही बिस्तर पर पड़ गई तो कौन देखने आएगा मेरे बच्चों को? हद है तेरी सास भी,
शादी के पहले मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता ना कि इतना मीठा बोलने वाली औरत ऐसी षड्यंत्रकारी निकलेगी तो मैं कभी तेरी उस घर में शादी ना करती। अरे मम्मी तुम सास का छोड़ो, सास को तो एक बार मैं बर्दाश्त भी कर लूँ, ये मेरी छोटी सास जो बार बार आ जाती है उसका क्या करूँ मैं? दीदी के चक्कर में मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पाती। जब भी मायके जाने का प्लान करती हूँ दीदी घर आकर बैठ जाती है। अरे तू एक काम कर, गर्मी की छुट्टी आने वाली है ना, जवाई जी से कह दे कहीं घूमने ले जाए और छुट्टियों के शुरू होने के 2 दिन पहले ही निकल जाए अपने पति बच्चों के साथ, किसी को भनक भी ना पड़े। तेरी सास फिर कुछ भी कर नहीं पाएगी। तेरे पीछे से जब दोनों माँ बेटी को काम करना पड़ेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे इनके। और अपनी माँ की बात मानकर उसी रात प्रेरणा अपने बच्चों से कहती है, देखो पीहू और कीर्ति, पापा कुछ देर में आने वाले हैं, उनके आते ही बाहर जाने की जिद करने लगना, वरना पापा ने अगर ऑफिस का काम ले लिया एक्स्ट्रा तो फिर ये गर्मी की छुट्टियां भी बर्बाद हो जाएंगी। बात जब पापा को मनाने की हो तो आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं ऐसा कुछ करूँगी कि पापा को मानना ही होगा। और करण के आते ही दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे क्या बात हो गई प्रेरणा, ये बच्चे ऐसे रो क्यों रहे? मुझे मत बताओ कुछ, जब तुम्हें बाप होकर खुद के बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो ये रोएंगे ही ना। किस्मत है ऐसी इनकी, रोने दो। पापा मुझे घूमने जाना है, अब तो पढ़ाई भी नहीं करनी, गर्मी की छुट्टी आ रही है पापा। मैं और पीहू ने तो हॉलीडे होमवर्क भी पहले ही कंप्लीट कर दिया। अरे मेरे बच्चे क्यों रोएंगे प्रेरणा? अच्छा तुम लोग बताओ कब हो रही गर्मी की छुट्टी? इस बार मनाली चलते हैं, मैं ऑफिस में लीव अप्लाई कर देता हूँ बस। और क्या था, यह करण ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है। वहाँ अपनी सास को बिना भनक लगाए प्रेरणा कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। देखो तुम दोनों बच्चों, गलती से भी दादी के सामने ये मत कह देना कि हम घूमने जा रहे हैं। हम जिस दिन जाएंगे ना उस तारीख को डायरेक्टली दादी को सरप्राइज देंगे, ठीक है? और तभी दरवाजे से अंदर आता हुआ करण कहता है, तुम्हें मम्मी को सरप्राइज देना था प्रेरणा? ओहो, तो मुझे बताती, मैंने तो मम्मी को बता दिया कि हम चारों बाहर गांव जा रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने 10 गांव के लोगों को भी बता दिया होगा फ़ोन करके। सत्यानाश, 10 शहर को बता दे, बस दीदी को ना बताए। भागती हुई प्रेरणा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास उसकी ननद मेघा से ही बात कर रही है। हाँ बेटा, बस ये 4 लोग ही जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे क्या टेंशन, मेरे लिए हर बार एक काम वाली तो रख ही देते हैं। तेरे पापा जी भी तो है ना साथ में, टेंशन की कोई बात नहीं है बेटा। बड़ी फिक्र करती है तू मेरी बच्ची। कब जा रहे हैं मम्मी ये लोग? बस 3 दिन बाद, आज मंगलवार हुआ ना, शुक्रवार को निकल जाएंगे चारों। ये सुनते ही अगली सुबह मेघा अपने पति और बच्चों के साथ अपने मायके पधार जाती है। अरे भाभी कहाँ हो? नानी नानी। किचन में काम कर रही प्रेरणा जैसे ही अपनी ननद की आवाज़ सुनती है, तवे पर चढ़ी उसकी रोटी जल जाती है। ये क्या, दीदी आ गई? नहीं 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 नहीं, ये मेरा वहम होगा। अभी तो बच्चों की स्कूल बंद भी नहीं हुई, अभी नहीं आ सकती। अरे भाभी मुझे देखकर छिप गई क्या? कम से कम घर के इकलौते दामाद के लिए ही ठंडा पानी ला दो, इतनी गर्मी में तुम्हारे घर आए हैं। हड़बड़ाकर प्रेरणा हॉल में आती है। दीदी आप आज यहाँ कैसे? ये क्या बात हुई? अरे दीदी का घर है, जब उनका मन हो आएगी। नहीं नहीं करण, तो मुझे समझे नहीं। मेरा मतलब था कि जीजा जी का ऑफिस में काम होगा, बच्चों का स्कूल है, कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं प्रेरणा, हमारे साथ कुछ सीरियस बात क्यों हो, हम तो भले चंगे हैं। कुछ सीरियस हो हमारे दुश्मनों का। वो क्या है ना, शुक्रवार को हम छुट्टियों पर निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं सारी छुट्टियां बाहर घूमने में ही बिता दूंगी तो बच्चे अपनी नानी से कैसे मिल पाएंगे। नानी घर गए बिना कभी गर्मी की छुट्टियां पूरी होती है भला? इसीलिए मैं बिना बताए यहाँ आ गई। बस 3 दिन की बात है, उसके बाद तुम घूमने चली जाना और मैं मनाली निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा, जो बिना बताए आ गई। वैसे भी ये तेरा घर है, कोई पराया घर नहीं है जो तू बता कर आएगी। कीर्ति पीहू तुम दोनों स्कूल जा रहे हो, मत जाओ ना,
आज मैं आया हूँ, हम तीनों साथ में खेलेंगे। ये छुट्टी छुट्टी छुट्टी, आज मेरा भाई आया है। कोई छुट्टी नहीं, वैसे भी तुम्हारे स्कूल ट्यूसडे से बंद हो रहे हैं और हम इसी फ्राइडे घूमने जा रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन का अटेंडेंस मिस हो जाएगा। और अभी 3 दिन के लिए तुम्हारे भाई बहन है ना यहाँ पर, तो तुम 3 दिन स्कूल नहीं जाओगे क्या? बीमार हुए थे तभी तो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ली थी तुमने। रहने दीजिए ना भाभी, कौन सा ये 2-4 दिन स्कूल जाकर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनकर बाहर आ जाएगा। या फिर रोनी आ गया है इसलिए आप मेरे भतीजे भतीजियों को घर पर नहीं रोकना चाहती हैं? वरना लंच डेट पर जाने के लिए तो आप फौरन इनकी स्कूल से छुट्टी करवा देती है, नहीं भाई? हाँ प्रेरणा, कौन सा रोज रोज रोनिया आता है। अभी तो मेघा आई ही थी कि अब तक उसने 2 बार अपनी भाभी को ताना दे भी दिया था। भाई अभी तो 3 दिन और बाकी थे, न जाने कैसे बीतने वाले थे। अरे तुझसे तो कोई बात ही करवा ले बहू, काम काज छोड़कर यहाँ बैठ जाएगी। अब मेहमान घर पर आए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम कर। भाभी खाने में मिर्ची मत डालिएगा, रोनी बिना मिर्च का खाना ही खाता है। और उनके लिए खास करके प्याज की सब्जी बनाइएगा, वरना बिना प्याज की सब्जी के ये खाना छूते भी नहीं, आप जानती हैं ना। किचन में जाकर प्रेरणा खाने की तैयारी करने लगती है। नानी मुझे 100 रुपया दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। बस आइसक्रीम खाएगा मेरा बेटा, और कुछ नहीं? वैसे तो बर्गर भी खाना था नानी, पर ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए ना। अरे थोड़ा सा मन हो खाने का तो खा लेना, इससे कुछ नहीं होता। इतनी मुश्किल से तो मेरा लाडला मेरे घर आता है। ये ले बेटा 200 रुपये, सामने वाले आइस पार्लर से बर्गर और आइसक्रीम खाकर झटपट से आ जा, और देख कर जाना गाड़ियाँ चलती है सड़क पर। रोनी बर्गर और आइसक्रीम लेकर अपने घर पहुंचता है, जिसे देखते ही पीहू और कीर्ति उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं। मुझे भी खिलाओ ना रोनी, मैं तो जब भी अपने लिए चिप्स लाता हूँ तुम्हें देता हूँ ना, अपना आइसक्रीम मुझे दो। अच्छा 1 ही बाइट दे दो। नानी ने इन पैसों से सिर्फ मुझे ही खाने को बोला था। अगर तुम लोग खाओगे तो तुम्हारे दांतों में कैविटीज हो जाएगी, और दूसरों के पैसे से खाने वालों के नाक भी लंबे हो जाते हैं। इसे खाने दो कीर्ति, अब हम भी इसे अपने हिस्से में से नहीं देंगे, हम भी जाकर दादी से पैसे लेते हैं, चल। पीहू और कीर्ति भागते हुए दादी के पास जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, जिस पर विद्या कहती है, अभी परसों अपने माँ बाप के साथ गया था ना तू बाहर खाने के लिए, हैं? अब फिर से पैसे चाहिए? पेट है क्या कुआ तुम दोनों का जो भरता ही नहीं। बाहर का खा खा कर दोनों बीमार पड़ोगे और फिर तुम्हारी माँ मुझ पर चढ़ने आ जाएगी। तो फिर आपने रोने को तो पैसे दिए ना दादी, हमें भी दो। चल जाए यहाँ से, सोने दे मुझे। विद्या के मना करते ही पीहू और कीर्ति जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर प्रेरणा रसोई से बाहर आती है, जहां पीहू उसे सब कुछ सच सच कह देती है, जिसे सुनते ही प्रेरणा का खून गर्म हो जाता है। ये सब सुनने के बाद अगर बहू चिल्लाए तो फिर सब कहते हैं 2 दिन की आई हुई बहू को ननद राज नहीं आ रही। अरे कैसे राज आएगी भाई, मेरा बच्चा बच्चा नहीं है क्या? अपना खून तो यही है, इसे छोड़कर नाती की सेवा हो रही है। अरे भाई मेरे साथ करते करते मेरे बच्चों के बीच में भी भेदभाव करने लगे ये लोग। तू क्यों रोता है बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है। ये लो 500 रुपये, तुम दोनों भाई बहन बाहर खा कर आओ, जाओ। इस सब के बाद वैसे भी प्रेरणा का मूड खराब था। तभी कुछ देर बाद अचानक कीर्ति के रोने की आवाज सुनाई देती है। सभी उस आवाज को सुनकर कीर्ति के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रोनी कीर्ति की ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रहा है। छोड़ दे ड्राइंग बुक को, वरना मैं मारूंगी। ये लो भाई, अब इस बच्चे को तुमने मुक्का मारना भी सिखा दिया। अपने बेटे को पिटवाने के लिए लाती हूँ क्या मैं यहाँ, हैं? ये सब कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बेटे को। नहीं बुआ, इसने कीर्ति की ड्राइंग बुक को फाड़ दिया है। अब कीर्ति कल स्कूल में जाकर क्या दिखाएगा? तुम्हें ही रहना था ना घर पर, मैं तो कह रही थी स्कूल चले जाओ। चले जाते स्कूल तो इतना ड्रामा तो नहीं होता। कीर्ति पीहू रोते हैं और रोनी के साथ लड़ने लगते हैं। अपने बच्चों को बचाती हुई मेघा पीहू को एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद प्रेरणा उस पर टूट पड़ती है। इसीलिए आई थी क्या दीदी आप यहाँ? जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती आप लोगों को हमारी खुशी। जानती नहीं हो क्या मैं कि आपका यहाँ आना इत्तेफाक नहीं है? कल मम्मी जी ने आपको बता दिया था कि हम जा रहे हैं घूमने, और बस आप यहाँ धमक पड़ी। पीहू के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं। एकदम चुप, कसम खानी है तो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए।
अपने घर के दूसरे कमरे से इस तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर संतोष अपने कमरे से उठकर बाहर आता है। क्या छोटे बच्चों की तरह लड़ाई कर रही हो तुम लोग? हाँ, क्या हो गया? क्या चाहिए रोने को? चलो, मैं तुम तीनों को एक नई ड्राइंग कॉपी दिला कर लाता हूँ। चलो तीनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो, वरना टॉफी किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनते ही तीनों बच्चे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बच्चों का क्या है, वो तो लड़ते हैं फिर जुड़ते भी हैं। अब तुम लोग इस छोटी छोटी बातों में खुद भी लड़ाई करोगे क्या? पर बच्चों का क्या है, वो तो 1 मिनट में दोस्ती कर लेते हैं और 1 मिनट में कलेश। इस मसले के शांत होने की कुछ देर बाद ही कीर्ति अपनी मम्मी के पास आकर कहता है, मैंने फ्रिज में छुपाकर आइसक्रीम रखी थी मम्मी, वो उसने खा ली। वो यहाँ क्यों आता है? बस 2 दिन और मेरे बेटे, उसके बाद तो हम मनाली जा रहे हैं ना, बस 2 दिन बर्दाश्त कर ले। मैं सब समझ रही हूँ, ये सब ना तेरी बुआ का षड्यंत्र है। उसने कान भरे होंगे रोने के कि घर में ऐसा घमासान हो जाए कि हमारा जाना ही कैंसिल हो जाए। जैसे तैसे किसी तरह शुक्रवार आ ही जाता है। अपना सामान बांधकर जैसे ही घर से जाने के लिए प्रेरणा तैयार होती है, नेहा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। अरे करण, देख तेरी बहन को क्या हो गया। अरे प्रेरणा जल्दी आ। ये लो, इनका ड्रामा शुरू हो गया कैंसिल हमारा ट्रिप। सभी मेघा के चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। भाभी को लग रहा होगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, पर क्या करूँ, पता नहीं कैसे चक्कर आ गए। लगता है अब तो ट्रिप पर भी जा नहीं पाऊंगी। तू भी मामा लगता है रोने का कारण। मामा में तो 2 माँ होते हैं। तू ही अपने साथ मेरे बेटे को ले जा। वो तो मैं लेकर जाऊंगा दीदी, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको इस हालत में छोड़कर हम मनाली नहीं जाएंगे। या तो मनाली आप भी हमारे साथ जाएंगी या कोई नहीं जाएगा। अरे पर फिर कीर्ति और पीहू का क्या होगा? कितना मन था उनका घूमने का। तो मेरा रोनी बच्चा नहीं है क्या? ये दोनों घूमने जाएंगे और वो घर पर रहेगा, अच्छा लगता है क्या? अरे आता ही कब है मेरा नाती यहाँ? मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए। आपको अपनी बहन के पास रहना है करण, तो आप रहिए। उनकी दादी को भले नानी बनने का शौक हो, पर मुझे मम्मी से पहले माँ बनने का शौक है। यहाँ मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, उन्हें मुझे ही देखना है। मैं तो इन्हें लेकर घूमने जाऊंगी ही। और जैसे ही प्रेरणा ये कहती है, वहां से फिर मेघा शुरू हो जाती है और इन दोनों की लड़ाई चलते चलते ट्रेन का वक्त निकल जाता है। ट्रेन मिस हो जाती है और हमेशा की तरह इस बार की गर्मी की छुट्टियां भी प्रेरणा जी को रसोई में ही बितानी पड़ती है। अपने परिवार में सबके साथ खुशी खुशी रहती थी। वो अपनी सास माला, देवरानी पूनम, देवर अंकित और पति मनोज के साथ रहती थी। नेहा एक दिन सुबह सुबह रोटी बना रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास आती है। अरे वाह नेहा, क्या रोटी बना रही है। सच में तेरी रोटी में ना अलग ही स्वाद है। तेरी तो रोटी देखकर ही बता दे कि ये नेहा ने बनाई है। क्या माँ जी, आप भी जब देखो मेरी तारीफ करते हो। रोटी ही तो बनाई है, पहाड़ थोड़ी ना धकेल दिया जो इतनी तारीफ कर रही हो मेरी। अरे हम तो सच ही बोल रहे हैं। खुद बता, घर में एक और बहू और उसके हाथ की रोटियां देख ले और अपने हाथ की रोटी देख ले, खुद ही बोलेगी हाँ मेरे से अच्छी तो कोई बनाता ही नहीं। अरे मुझे तो बहुत खुशी है कि तू मेरी बहू है। ठीक है माँ जी, अब इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे काम पर भी जाना है। अब आपकी तारीफ से ही पेट भर लूँगी तो खाने में क्या खाऊंगी। नेहा अपनी सास को ये सब बोलकर चुप करवा देती है और सब लोग साथ में बाहर खाना खाने बैठ जाती हैं। अपने भाभी के हाथ की चपाती खाकर अंकित बहुत खुश हो जाता है। वाह भाभी, रोटी कितनी अच्छी बनाई है। 2 रोटी और दे दो ना, मुझे तो और भूख लग रही है रोटी खाकर। चपाती हो तो मेरे भाभी के हाथों वाली हो। क्या देवर जी, अब तक तो माँ जी ही बोल रही थी, अब तुम भी शुरू हो गए। और इतनी तारीफ मत किया करो, घर में दूसरी बहू भी है ना, उसकी कोई तारीफ ना करे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। हम तुम्हारी तारीफ किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि तुम सच में इतनी अच्छी रोटियां बनाती हो इसलिए कहते हैं। और झूठ तो नहीं कहा। और यही बात खुद पूनम भी जानती है। क्या पूनम, हम सही कह रहे हैं ना? सही में जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खुद ही सोचती हूँ, काश मैं भी आपकी तरह चपाती बनना जानती। आप कितनी बड़ी और फूली हुई अच्छी सी चपाती बनाती हो। मेरे से तो ना गोल बनती है ना ही अच्छी, जला ही देती हूँ हमेशा। पता नहीं मैं कब आपकी तरह चपाती बनाना सीख पाऊँगी। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम भी सीख जाओगी जल्दी ही ये चपाती बनाना। और ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है,
जैसे मैं सीखी थी तुम भी सीख जाओगी। अरे रहने देना बहू, जिस इंसान को सीखना हो ना वो अब तक सीख चुका होता। तेरी देवरानी की तरह बहाना नहीं बनाता कि मैं अभी कब सीखूंगी। अरे तू देख खुद को, तूने आज तक किसी से नहीं सीखा। तू तो जब से आई है तब से ऐसी अच्छी रोटियां बनाती हैं, लेकिन नहीं, इसको तो बस हमेशा बहाने ही बनाने हैं। मैं कब सीखूंगी। माँ जी, आप भी क्या उसे सुना रही है? अरे रोटियां ही तो है, अच्छी नहीं बनाती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई काम अच्छा नहीं करती। घर में सबसे अच्छी सब्ज़ी तो पूनम ही बनाती है, तब तो आप उसकी तारीफ़ नहीं करते। लेकिन चपाती नहीं बना पाती तो आप इतना सुना रही हो। अरे सुनने वाले काम करेगी तो सुनाया ही जाएगा ना। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और इसको तो बस पति के जेब का रास्ता चाहिए। पैसे मिल जाए और कुछ नहीं करना। एक तू है, काम भी करती है बाहर और घर में भी इतनी बढ़िया चपाती बना लेती है, फूली हुई, अच्छी, गोल, लेकिन इससे तो वो तक नहीं हो पाता। अरे कहाँ से ले आए हम इसे अपने घर की बहू बनाकर। माला की बात सुनकर पूनम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नेहा को भी अपने काम पर जाने की काफ़ी देर हो रही थी, इसलिए वो इस बात को यहीं छोड़कर अपने जॉब पर चली जाती है। शाम को जब वो अपनी जॉब से आती है तो देखती है कि पूनम अपने कमरे से निकले ही नहीं, तो नेहा उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ पूनम? मैंने सुना तुम सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अरे तुम अब तक सुबह की बात लेकर बैठी हो क्या? दीदी आप तो जानती हो ना, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं भी आपकी तरह चपाती बना सकूं, लेकिन नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन माँ जी कभी मेरी कोशिश नहीं दिखती, उन्हें तो हमेशा मेरी गलती ही दिखती है। आज माँ जी ने मुझे इतना सुना दिया, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अरे तुम माँ जी की बातों को दिल पर मत लो, वो ना बस मुंह से ही सख्त बनती है, लेकिन उनका दिल बहुत ही नरम है। तुम जानती हो ना वो तुम्हें भी कितना मानती है, और गलतियाँ होने पर हम दोनों को ही तो डांटती है। अरे कोई बात नहीं ना। नहीं दीदी ऐसा नहीं है, माँ जी बस आपको ही मानती है और आपको ही प्यार करती हैं। मैंने देख लिया आज माँ जी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया, सच में मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है। अब देखना मैं भी ना अच्छे से चपाती बनाना सीख कर ही रहूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तो मुझसे भी अच्छी चपाती बनाना सीख जाओगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब से मैं तुम्हें रोज़ चपाती बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि माँ जी के ये रोज़ रोज़ के ताने तुम्हें देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं खुद इरिटेट हो चुकी हूँ माँ जी की इस बात से। सच में दीदी आप मुझे चपाती बनाना सिखाओगी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें चपाती बनाना बिल्कुल सिखाऊंगी, और वो भी इतने अच्छे से कि तुम जल्दी ही चपाती बनाना सीख जाओगी। अब नेहा हर रोज़ पूनम को चपाती बनाना सिखाने लगती है, और पूनम भी काफ़ी दिल से चपाती बनाना सीखने की कोशिश करती है। कई दिनों की कोशिश से और नेहा की मेहनत से पूनम को अच्छे से चपाती बनाना आ ही जाता है। एक दिन जब पूनम ने चपाती बनाई तो ये देखकर माला बोल पड़ी, अरे वाह, गोल गोल बड़ी बड़ी फूली हुई चपाती। ये तो पक्का मेरी नेहा बहू ने ही बनाई है, क्योंकि ये चपाती बनाना तो मेरी दूसरी बहू पूनम के पास की बात ही नहीं है। माँ जी इस बार आप मार खा गई। ये चपाती मैंने नहीं बनाई है, बल्कि आपकी बहू पूनम ने ही बनाई है, जिसको आप कभी कुछ समझती नहीं। ये चपाती पूनम ने बनाई है। कितनी अच्छी बनाई है ना, जैसे आपको पसंद है ठीक वैसे ही। क्या ये पूनम ने बनाई है? लेकिन उसे तो आती नहीं, तो ये वो कैसे बना सकती है? माँ जी आती नहीं है, लेकिन अब आ गई है, क्योंकि आपने जितना उसे सुना दिया तो अब सीख गई। और मैं भी बहुत तंग हो गई थी आपकी बातों से, इसलिए मैंने अपनी देवरानी को चपाती बनाना सिखा ही दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी दोनों बहू इतनी अच्छी चपाती बनाना सीख गई। कोई बात नहीं, चल खाना लगा दे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब पूनम भी चपाती बनाना सीख जाती है, और वो भी रोज़ रोज़ घर में चपाती बनाने लगती है। पूनम के हाथ की चपाती भी घर में सभी को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद माला की ननद उर्मिला घर में आती है। उर्मिला को देखकर माला कहती है, अरे दीदी आप, अरे आपको आना था तो बता देती, किसी को भेज देती मैं लेने के लिए। आपने तो बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। अब क्या मुझे अपने भाई के घर में आने के लिए भी किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी? मेरा मन हुआ तो आ गई मैं तुमसे मिलने,
क्या तुम लोगों को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे दीदी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं। आपको देखकर तो बहुत खुशी हुई मुझे, बल्कि इतना अच्छा लग रहा है कि अब आपको जाने ही नहीं देंगे कुछ दिनों तक। मैं तो खुद ही मन बनाकर आई हूँ, अब यहाँ पर कुछ दिनों तक रुक के ही जाऊँगी। आखिर मैं भी तो देखूँ, मेरी भाभी मेरी खातिरदारी करना भूल तो नहीं गई। अरे मैं कुछ नहीं भूली। अच्छा हुआ अब आप आ गए। अब देखना, आप मेरी दोनों बहू से मिलकर ना खुश हो जाएंगे। आप जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए, मैं तब तक खाने की तैयारी करवाती हूँ। माला पूनम को जाकर खाने की तैयारी करने को बोल देती है और पूनम भी खाने की तैयारी करने लग जाती है और अपनी बुआ सास के लिए खाना बनाने लगती है। शाम को जब सब खाना खाने बैठते हैं तो पूनम सबको खाना परोसती है। बुआ को गोल गोल फुली हुई बड़ी सी चपाती देती है, जिसे देखकर उर्मिला कहती है, ये रोटी किसने बनाई? ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। ये मेरी छोटी बहू ने बनाई है, अभी हाल ही में ऐसी रोटी बनाना सीखी है। ऐसी रोटी तो मेरी माँ मुझे बनाकर खिलाया करती थी, और आज इतने टाइम बाद तेरी बहू के हाथ की देख रही हूँ। सच में देखकर ही भूख बढ़ गई। खाकर बताती हूँ कैसी है। उर्मिला चपाती खाने लगती है। वो जैसे ही चपाती खाती है उसे काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए वो एक साथ 3-4 चपाती खा जाती है। सबका खाना होने के बाद जब सारे हॉल में बैठते हैं तो उर्मिला अपने गले से बहुत ही कीमती सोने का हार निकालती है और पूनम को पहनाते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से बहू, तू सच में इतनी अच्छी चपाती बनाती है, मेरा तो दिल खुश हो गया। आजकल की लड़कियां इतनी अच्छी चपाती बनाना कहाँ जानती हैं। ये देखकर ही मुझे खुशी हो गई, इसलिए ये हार मेरी तरफ से तुझे। ये मैं कैसे ले सकती हूँ बुआ जी, ये तो बहुत ही कीमती लग रहा है। अरे बुआ जी, मैं भी अच्छी चपाती बनाना जानती हूँ, मैंने ही तो पूनम को चपाती बनाना सिखाया है, तो एक हार तो मेरे लिए भी बनता है ना। अरे आती होगी तुझे चपाती बनाना, लेकिन घर को तो पूनम बहू ही संभालती है, और लोगों का पेट भरना बहुत अच्छा काम है, वो भी ऐसे स्वादिष्ट खाने से। सच में बहुत अच्छा किया तूने, इतना अच्छा खाना खिलाकर। और ये हार तो मेरी प्यारी बहू पूनम के लिए ही है। देखो ना बुआ जी, इतना कीमती हार मेरी देवरानी को दे रही है, जबकि उसे सिखाया तो मैंने ही था रोटी बनाना। अब तुम ही बताओ, ये हार तो मुझे मिलना चाहिए ना। एक तो मैं घर की बड़ी बहू भी हूँ, और ऊपर से ये चपाती बनाना मैंने ही तो सिखाया है पूनम को। तो किसने बोला था सिखाने को? अब सिखा दिया तो भूख तो। अपना टैलेंट किसी और को दोगी तो उसका फ़ायदा तो उठाएगी ना। अब आया ना मज़ा। मैंने तो पहले ही बोला था, ये सब करना ही नहीं चाहिए था। अब देखो, इतना कीमती हार तुम्हारी देवरानी को मिल गया। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना इतना कीमती हार मेरे हाथ से जाते हुए देखकर। कोई बात नहीं, अब आपको ही मुझे ऐसा हार दिलाना पड़ेगा। नेहा और मनोज दोनों को ही काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। सुषमा के 2 बच्चे थे, बेटी ईशा और बेटा यश। सुषमा ने कभी अपने बच्चों में अंतर नहीं किया। बेटी ईशा को हमेशा यश के बराबर ही प्यार और सम्मान देकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ईशा के बड़े भाई यश की शादी सुनहरे के साथ हो गई। यश की शादी के बाद, भाभी खाने में क्या बनाया है? ईशा, खाने में सरसों का साग बना है। मुझे नहीं खाना ये साग, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर दो ना। मम्मी आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खा पाती हूँ। अरे बेटा सुनहरी, इसके लिए ना तू थोड़े से आलू के पराठे बना दे। ये बचपन से ही साग को देखकर मुंह बनाती है। खाने से पहले घर में कलेश करवाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी शाम को ना इडली सांभर बनाकर खिला दो, कितने दिन हो गए हैं। अरे बेटा, ये रोज रोज इडली सांभर बनाने के लिए मत कहा कर, दुनिया भर की मेहनत लगती है उसमें। सिंपल रोटी सब्जी खाकर नहीं रहा जाता क्या तुझसे? मम्मी बना दो ना प्लीज, अगर आपने नहीं बनाया तो मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, बना दूंगी। 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देती ये लड़की। अपने मन का कराए बिना चैन नहीं पड़ता इसको। अरे मम्मी जी, शादी से पहले ही लड़कियां ऐसे हक जताकर अपनी पसंद बता पाती है। शादी के बाद तो बस इच्छाएं अपने मन में ही रह जाती है। न मायके में अपने मन का कुछ कर पाती है, न ससुराल में। किसी गलतफहमी में मत रहना भाभी, मैं तो शादी के बाद भी आकर आप लोगों को ऐसे ही सताने वाली हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने मायके को पराया कर दे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ईशा, मायका कभी पराया नहीं होता।
बेटियों को तो हमेशा हक से अपने मायके आना चाहिए। कुछ समय बाद ईशा की भी शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद, ईशा बेटा, तेरे लिए आम का अचार बनाकर रखा है, ले जाना बेटा। अरे वाह मम्मी, आपको याद था मेरे लिए अचार बनाना। बेटी बस घर से विदा होती है, माँ के दिल से नहीं। माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? शादी होने के बाद भी ईशा की माँ सुषमा कभी अचार, कभी पापड़, कभी उसकी पसंद की शॉल, तो कभी सूट देने के बहाने उसे मायके बुलाती रहती। ईशा भी माँ का एक फोन आते ही दौड़कर अपने मायके पहुंच जाती। लेकिन कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है। ईशा की शादी को अभी 1 साल ही बीता था कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सुषमा की मौत हो जाती है। शोक सभा में, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? आपके बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। आपकी बेटी आपके बिना कैसे रहेगी माँ? तुम्हारे बारे में सोचकर हमें बड़ा दुख हो रहा है बेटा। भाई साहब तो इतने सालों पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे और अब जी भी नहीं रही। बेटी के लिए तो उसका मायका माँ से ही होता है। अब जब माँ ही नहीं रही तो कैसा मायका? भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तुम संभालो अपने आप को। चाची की बात सुनकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। शादी के बाद ये समझ में आता है कि लड़की के लिए उसका मायका क्या होता है। लेकिन मेरे साथ भगवान इतना निर्दयी क्यों हो गया कि शादी होते ही मेरा मायका मुझसे छीन लिया। अपने दुख तकलीफ बांटने वाला मेरे पास कोई नहीं बचा। खैर, जाने वाले तो कभी लौट कर नहीं आते। धीरे धीरे ईशा भी माँ के गम को बुलाकर जीवन में आगे बढ़ने लगी थी। 1 साल बाद ईशा की सहेली मीनू कहती है, ईशा, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है, तू आएगी ना छुट्टियों में अपने मायके? सभी सहेलियां मिलेंगी, खूब मजे करेंगे। नहीं यार, तुझे तो पता ही है, अब मेरा मायका बस नाम का ही बचा है। पापा तो सालों पहले ही चले गए थे, बस माँ से ही मेरा मायका था। लेकिन भगवान ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। मेरा तो मायका ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों सोचती है ईशा? तेरे भाई भाभी तो है ना मायके में? माँ के जाने के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। गलत फहमी में है तू। मायका माँ से ही होता है। भाई भाभी आज तक किसी के हुए हैं जो इसके हो जाएंगे? भाई भाभी बहन को तभी तक पूछते हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद उन्हें भी पूरी छूट मिल जाती है और फिर बहनें उनकी आंखों में खटकने लगती है। मैं समझ रही हूँ मीनू, तू क्या कहना चाह रही है। बस इसीलिए जब से माँ गई है मैंने मायके जाना ही बंद कर दिया है। वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इससे पहले कि भैया भाभी मुझे देखकर नजरें चुराएं, मैंने खुद ही मायके जाना बंद कर दिया। अरे क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना? उनकी तो अपनी जिंदगी है, मैं क्यों उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए वहां जाऊं? तो क्या आंटी जी के जाने के बाद तेरी भाभी तुझसे पूछती भी नहीं है? ऐसी बात नहीं है यार, मैंने बताया ना, पिछले 2 साल में मैं इक्का दुक्का बार ही मायके गई हूँ। भाभी तो फ़ोन करके कहती रहती हैं, ईशा बहुत दिन हो गए, कब आओगी? लेकिन मैं खूब समझती हूँ, वो सब तो ऊपर के मन से कही बातें हैं। आखिर दुनिया को भी तो दिखाना पड़ता है ना कि सास के जाने के बाद हम अपनी ननद को कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब जो तूने कहा वो तूने अपने मन से ही बना लिया? अरे अगर तेरी भाभी ने आज तक तुझसे कोई गलत बात की ही नहीं तो तू कैसे कह सकती है कि तेरे भाई भाभी तेरा सम्मान नहीं करेंगे? अरे कौन से जमाने में जी रही है शीला तू? तो क्या चाहती है कि मैं मायके जाकर अपनी बच्ची कुच्ची इज्जत और आत्मसम्मान भी खो दूं? समझदारी तो इसी में है ना कि मैं वहां ना जाकर सबका सम्मान बना रहने दूं। मन में खटास पड़ी, इससे अच्छा तो यही है कि मैं वहां ना जाऊं। बिल्कुल ठीक किया तूने ईशा। इस शीला को अभी पता नहीं है दुनियादारी किसे कहते हैं। फिर भी अगर शीला को यही लगता है ना कि वो सही है और हम गलत है तो ठीक है। तू ना शीला के कहने से अपने मायके ही चली जा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरी जो भाभी तेरे आगे पीछे घुमा करती थी ना, उसके तेवर बदल जाएंगे। सबसे पहले तो तुझे वहां देखकर वो मुंह टेढ़ा कर लेगी और फिर ऐसे दिखाएगी जैसे पता नहीं वो कितनी बिजी है और तू वहां उनका काम बढ़ाने के लिए चली आई है। सहेलियों के उकसाने पर ईशा अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी आप बार बार पूछती हो ना मैं घर कब आऊंगी, तो ठीक है, मैंने सोचा इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं घर आ जाती हूँ। अरे वाह ईशा, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब से मम्मी जी गई है तुम तो जैसे हमें भूल ही गई हो। तुम जरूर आओ और हाँ,
पूरे 1 सप्ताह के लिए आना होगा, ऐसे नहीं कि 2 दिन के लिए आई और वापस लौट गई। अरे जैसा मीनू ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं कहा भाभी ने, बल्कि भाभी तो बड़ी खुश हो रही है मेरे आने की खबर सुनकर। खैर असलियत तो तभी मालूम पड़ेगी जब मैं घर पहुंचूंगी। अब ठीक है भाभी, जल्दी मिलते हैं। बच्चों की छुट्टी होने के बाद ईशा पूरी तैयारी के साथ मायके पहुंच जाती है। ईशा को देखते ही भाभी उसके गले लगकर रोने लगती है। मम्मी जी क्या चली गई? तुम तो हमें भूल ही गई कि तुम्हारे भाई भाभी भी इस घर में रहते हैं। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि तुम इस घर का रास्ता ही भूल गई? मम्मी जी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ ईशा। ये सोचकर ही कभी अपनी भाभी से मिलने आ जाया करो कि माँ के जाने के बाद मेरा जीवन कितना सूना हो गया है। एक वो समय था जब हमारे घर में हर समय चहल पहल रहती थी, और एक ये समय है, एक दूसरे को देखे कितना समय बीत जाता है। पहले तुम्हारी शादी हो गई और फिर मम्मी जी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। भाभी की बातें सुनकर ईशा का मन भी भीगने लगा था। तभी उसे सहेलियों की बातें याद आती है। अगर आपने सच में मुझे इतना याद किया होता भाभी, तो कभी आप भी तो मुझसे मिलने के लिए आ सकती थी। ये तो मुंह देखी बात हो गई कि कोई सामने पड़ जाए तो टोक लो और बाद में उसका नाम भी ना लो। इतनी कड़वाहट क्यों भर रखी है आपने मन में? मम्मी जी के जाने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। ऑफिस के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई, इसलिए कहीं निकलना ही नहीं हो पाता। खैर तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अब तो तुम पूरे 1 सप्ताह के लिए आई हो। हम ननद भाभी खूब गप्पे लगाएंगे, बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा। आओ पहले थकान उतार लो अपनी, फिर आराम से बातें होंगी। मुझे भाभी की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच भाभी दिल से चाहती थी कि मैं उनसे मिलने आऊं। कहीं मैं भाभी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही। ईशा पूरे 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई थी। इस 1 सप्ताह में उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे भाभी उसे इग्नोर कर रही हो। भाभी खाने के लिए हर रोज उसकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती। एक दिन, अरे भाभी अभी तो 5 ही बजे हैं, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई। हाँ ईशा, आज मैंने शॉर्ट लीव ली है। तुम 2 दिन बाद चली जाओगी, फिर कहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा आज जल्दी घर पहुंच जाती हूँ, हम दोनों आराम से चाय पीते हुए बातें करेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, अब तो साथ बैठकर बातें किए हुए भी महीनों बीत जाते हैं। जिंदगी कितनी बदल गई ना। दोनों ननद भाभी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताती हैं और ढेरों बातें करती हैं। अच्छा बताओ आज क्या खाओगी? कुछ भी बना लो भाभी, क्या फर्क पड़ता है? अरे बताओ ना, फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा तुम्हारी पसंद की इडली सांभर बना दूं? क्या भाभी इडली सांभर, उसे बनाने में बहुत समय लगता है, रहने दो, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। अच्छा जी, अब तुम्हारे लिए इडली सांभर बनाने में मुझे थकान होने लगी है? भूल गई जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो तुम हर चौथे दिन सांभर खाने की जिद पकड़ लेती थी। मैं चाहे जितना न नुकुर करूं, तुम अपनी जिद मनवा कर ही छोड़ती थी, और मम्मी जी भी तुम्हारी साइड लेती थी। याद है भाभी, सब याद है। तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। तब तो मैं अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। ईशा, बेटियां लड़ती झगड़ती हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हैं। जब वो चुप हो जाती है ना, तो उनकी चुप्पी बड़ी दुखती है, पूरा घर सूना कर जाती है। भाभी की बात सुनकर ईशा वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत गया था और ईशा अपने ससुराल लौट आई थी। मुझे लगता है मैंने भैया भाभी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया। बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं क्या क्या कहानी बना ली, जबकि भाभी ने तो मेरा इतना ख्याल रखा कि सच बताऊं तो इतना ख्याल माँ भी नहीं रख सकती थी। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी भाभी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी माँ की तरह मुझे लाड प्यार देने में। बस फंस गई ना तू भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे बहुत सीधी है तू, और तेरी भाभी तेरे इसी सीधेपन का फायदा उठा रही है। मैं कुछ समझी नहीं यार, भाभी ने मेरे साथ ऐसी क्या चालाकी की जो मैं नहीं समझ पाई। अच्छा तू ये बता, अंकल आंटी के पास लगभग कितनी प्रॉपर्टी थी? इस घर के अलावा गांव में थोड़ी ज़मीन है, पापा की दुकान है जिसे भैया चला रहे हैं। तू इतनी प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ रही है क्या? सब मिलाकर करोड़ों की संपत्ति थी आंटी के पास। तुझे पता है आंटी के जाने के बाद कानूनन इस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार हुआ? किसका? सरकारी कानून देखा जाए तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार तू भी है। वो घर उतना ही तेरा है जितना तेरे भाई भाभी का। लेकिन तू बता, साल में आखिर कितने दिन तू उस मकान में रहने के लिए जाती है? नहीं जाती ना।
बस यही कारण है कि तेरी भाभी के मुंह से तुझे देखकर फूल झड़ रहे थे, वरना आज के ज़माने में भाभी ननद से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। और तू कह रही है कि तेरी भाभी ने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब क्या है तेरा, साफ साफ बताना। अरे मेरी भोली भाली ईशा रानी, तेरी भाभी को पता है कि उस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर आधी हिस्सेदारी तेरी भी है, और अगर तूने अपना हिस्सा मांग लिया तो उनके हाथ से करोड़ों का माल निकल जाएगा। बस इसीलिए भाभी तेरी आओ भगत कर रही है, ताकि तू उनसे खुश रहे और प्रॉपर्टी लेने का ख्याल कभी तेरे मन में ना आए। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर भाभी वाकई प्यार का दिखावा कर रही हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सच्चाई सबके सामने खुल जाए। एक आइडिया है, तू ना अपने भाई भाभी को फ़ोन करके कह दे कि तुम्हें भी प्रॉपर्टी में अपना हक चाहिए। फिर तुम देखना कैसे तुम्हारे भैया भाभी अपनी अच्छाई की चादर को उतार फेंकते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। तेरी भाभी को लग रहा था सांभर खिला देने से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ऐसे सांभर खिलाने में प्रॉब्लम ही क्या है। हाँ, तू ठीक कह रही है। अच्छा, मैं कल ही ना भैया से बात करती हूँ। अगले दिन ईशा अपने भाई यश को फ़ोन लगाती है। भैया, मैंने सोचा है कि मैं भी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी से अपना आधा हिस्सा लूँगी, इसलिए आप इस मकान को बेच दो। जो भी पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बहन की बात सुनकर भाई यश कुछ भी कहे बिना फ़ोन काट देता है। देखो तो कैसे प्रॉपर्टी की बंटवारे की बात सुनकर भैया को सांप सूंघ गया। अब मुझे समझ में आया मीनू जो कह रही थी एकदम सच था। 2-3 दिन बाद अचानक भैया और भाभी ईशा के ससुराल पहुंच जाते हैं। भैया भाभी को अपने दरवाजे पर देख ईशा के मन में तरह तरह के विचार दस्तक देने लगते हैं। पक्का झगड़ने आए होंगे, मुझे पता है। आकर यही बोलेंगे कि हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, आज से हमारा और तेरा रिश्ता खत्म। मैं कौन सा इन लोगों के साथ रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ। ईशा, तुम्हारे भैया ने बताया कि तुम चाहती हो कि उस घर के 2 बराबर बराबर हिस्से हों, ताकि तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल सके। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी ईशा। क्या तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था, इसीलिए तुमने मायके आना छोड़ दिया? देखो ईशा, वो मकान मम्मी पापा का है तो कानूनन उस घर पर तुम्हारा 50% का हक है। मुझे सच में इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा देने के लिए हमें पहले इस कोठी को बेचना होगा। देखो, मुझे गलत मत समझना ईशा, ये मकान माँ बाबू जी की आखिरी निशानी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये मकान कभी भी बिके। बातें घुमाने से कोई फायदा नहीं है भाभी। मैं तो पहले ही जानती थी आप लोगों के मन में क्या है। तुम कुछ नहीं जानती ईशा, मैं नहीं जानती इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कब और क्यों आ गई। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि माँ बाबू जी की आखिरी निशानी को बेचकर हम उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए ये मकान पूरा तुम्हारे नाम कर दिया है। आधा नहीं, आज से ये पूरा घर तुम्हारा ही है। बस इतना वादा करो कभी इस घर को किसी को बेचोगे नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है इस घर में हम रहे या तुम, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये लो प्रॉपर्टी के कागज़, और हाँ, मिलने आती रहना। अब तो तुम्हारी नाराज़गी भी दूर हो गई ना। भाभी और भैया की बात सुनकर ईशा को जोर का झटका लगता है और कुछ देर के लिए वो बिल्कुल सन्न रह जाती है। रुक जाओ भैया, अगर ये कागज़ यहाँ छोड़ जाओगे तो आप कहाँ रहोगे? वो सब तू छोड़, कुछ न कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा। अब और कितना शर्मिंदा करोगे आप मुझे? मुझसे गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। आपने तो भाभी होकर भी माँ से बढ़कर मुझे प्यार दिया, और मैं न जाने आपके प्यार को क्यों नकारती रही। लोग कहते हैं माँ से ही मायका होता है, लेकिन आज मैं कहती हूँ माँ से नहीं, भाई भाभी से मायका होता है। और जिसके पास आपके जैसी भाभी हो, उसे माँ की कमी कभी महसूस हो ही नहीं सकती। इतना कहकर रोते हुए ईशा अपनी भाभी के गले लग जाती है। भाभी भी बड़प्पन दिखाकर झट से ईशा को माफ कर देती है, और फिर गलत फहमियों की ये दीवार कभी भी उनके मन में पनप नहीं पाती।